और इस धुन को सुन के ऐसे ताजगी का एहसास आता ना, क्या बताऊं आपको। 1930 में पहली बार यह धुन बनी थी और 1936 में पहली बार आकाशवाणी विविध भारती केंद्र से प्रसारित की गई थी। 90 साल से लगातार इसे प्रसारित किया जा रहा है साहब। हर बार सुनो, हर बार आपको ताजगी का एहसास होगा। क्या क्रिएशन था। अच्छा, उसके साथ में अगर ताजा अखबार मिल जाए पढ़ने के लिए तो बात ही कुछ है। वैसे भी ताजा खबरें पढ़ने का मजा अखबार में ही होता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि इतने बड़े अखबार को लोग बार मोबाइल में कैसे पढ़ लेते हैं, स्क्रॉल कर करके। आंखें डूब जाती। अरे भाई, किसी ने साफ कहा है कि अखबार पढ़ने का और किताबें पढ़ने का नशा दुनिया का सबसे अच्छा नशा है। हम तो ताज़ी खबरें अखबार में ही पढ़ते हैं। आप भैया ढंग से अखबार को खोलिए और एक बार गर्दन घुमाइए, गर्दन की एक्सरसाइज भी हो गई और आपने हेडलाइन के साथ में देश दुनिया की खबरें भी पढ़ी। अरे पहला चुटकुला हेडलाइन में, डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा हमारे पड़ोसी मुल्क ने कहा। और पड़ोसी मुल्क की तारीफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने खुश हो गए कि सारे टैरिफ पे लगा दिए। अरे प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के साथ में बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी। अच्छी न्यूज़। आज 1 सितंबर को विश्व पत्र लेखन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को पत्र लिखने के प्रति जागरूक करना और पत्र लिखने की कला को बचाए रखना है। बताइए, जो पत्र कभी हमारे लाइफ लाइन का हिस्सा हुआ करते थे, आज उन्हें दिवस के रूप में याद रखना पड़ेगा। और बात सही भी है। मुझे नहीं लगता कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसने चिट्ठी शब्द सुना भी होगा। अरे साहब, खत, लेटर, पत्र, चिट्ठी लिखने का तो रिवाज ही खत्म हो गया। हाँ? अरे जो लिखे नहीं नक्श किए जाते थे दिल की दीवारों पर, जो लिखे नहीं नक्श किए जाते थे दिल की दीवारों पर, किताबों में कहाँ मिलते हैं वो खत सूखे गुलाबों के साथ। अरे साहब, पत्र लिखना कला, बस कला की शुरुआत बचपन से ही हो जाती थी। हाँ, इसलिए उसे बकायदा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मतलब अभी होगा, पर बात पहले जैसी नहीं है। हाशिए बदल गए हैं, प्रत्युपदेशक की जगह बदल गई है। अरे खत लिखे जाते थे, कई प्रकार के लिखे जाते थे। व्यापारिक पत्र हो गया, संधि पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया, नियुक्ति पत्र हो गया, राजकीय पत्र हो गया, मैत्री पत्र हो गया, पारिवारिक पत्र हो गया, प्रेम पत्र। अब वैसे मूलतः तो 2 प्रकार के पत्र होते थे। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूँ। अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक होता है और औपचारिक पत्र औपचारिक होता है। अरे साहब, बड़े बड़े लोगों ने पत्र लिखे। गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखा था और उनसे कहा था कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ के अहिंसा का रास्ता अपनाइए। लेकिन गांधी जी के पत्रों का असर हिटलर पे हुआ हो, ऐसा इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे मधु दंडवते साहब, उनका किस्सा तो बड़ा रोचक है। हुआ यह कि आपातकाल के समय में मधु दंडवते साहब को और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और उन दोनों की जेल की दूरी लगभग 800 किलोमीटर की थी। फिर भी उन दोनों का प्रेम परवान चढ़ता था। जानते कैसे? उन दोनों ने एक दूसरे को जेल से ही लगभग 200 प्रेम कविताओं के पत्र लिखकर भेजे थे। और उन दिनों इमरजेंसी में क्या होता, कैदियों के पत्रों को जांचा जाता था, इसलिए उन्होंने कविताओं के रूप में अपने पत्र भेजे थे। हाँ, ऐसे एक अमेरिकी बालक था, 11 वर्षीय ग्रेस बैडल। उसने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को पत्र लिखा और उनको सुझाव दिया कि वो दाढ़ी रख ले क्योंकि उनका चेहरा बहुत पतला है। और आप अब्राहम लिंकन की महानता देखिए साहब, उसने 11 वर्षीय बालक की बात मान के दाढ़ी रखना शुरू कर दी। और ऐसी जानकारी की अनुसार एक औरत थी, टिप्सी हडसन नाम की, यूके की। उसने 1976 में कंपनी में आवेदन पत्र दिया नौकरी के लिए, जिसका जवाब उसे 40 साल बाद मिला जब वो 70 की हो गई थी। मतलब पेंशन की उम्र में नियुक्ति पत्र। पर आप ईमानदारी देखिए वहाँ की डाक सेवा की और डाकिए की, भले 40 साल बाद पहुँचाया लेकिन पहुँचाया सब। अच्छा हाँ, डाक सेवा से याद आया। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थापित लेटर बॉक्स कहाँ स्थापित है? पता है आपको? मैं बताऊं? अपने हिंदुस्तान में, हिमाचल के सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थापित है और वहां पे अभी भी लेटर पोस्ट किए जाते हैं। और ये तो सबसे ऊंचाई की बात हो गई। अब मुझे आप ये बताइए कि सबसे नीचे स्थापित लेटर बॉक्स कहाँ पे है?
नहीं बताऊं? बताऊं क्या बताऊं? जापान। जापान के मुत्सु होटो शहर के समुद्र तल के 35 फीट की गहराई में एक लेटर बॉक्स रखा है जिसमें जापानी लोग लेटर पोस्ट करते हैं। हाँ, और आप लोग सोचते हो सब पानी में लेटर खराब हो जाता है, तो मैं बता दूं उन लेटरों को लिखने के लिए खास किस्म के कागज और खास किस्म की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी में कभी खराब नहीं होता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी जापानी लोग हर साल लगभग 2000 से ज्यादा लेटर उस लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं। पर जापानी लोग ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? मुझे लगता है कि जापानी लोग अपने पत्र लिखने की कला को, या यूं कह ले कि भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कला को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना चाहते हैं आर्काइव करके। मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो हमें बताने होते हैं लेकिन हम बता नहीं पाते करते। अच्छा, आर्काइव से मुझे याद आया, एक बड़ी आर्काइव लाइन है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इस लाइन को मैंने, आपने और हमारी पिछली 2 पीढ़ियों ने कई बार अपने स्वजनों के अवसर, बर्थडे के अवसर पर या खुशी के अवसर पर गाया है, बधाइयां दी। अब मैं आपको बोलूं कि ये लाइन किसी गाने की नहीं बल्कि एक आवेदन पत्र की है, तो लगा 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 शौक लगा लगा। जानते हैं किसने लिखा था आवेदन पत्र? कब लिखा था और क्यों लिखा था? यह आवेदन पत्र लिखा था मिर्जा गालिब साहब ने देश के बादशाह बहादुर शाह जफर साहब को, और उसमें उन्होंने ये गुजारिश की थी कि उनका वजीफा उन्हें हर महीने बढ़ा के दिया जाए, वो भी बढ़ाकर। क्यों? क्योंकि हर 6-6 महीने में मिलता था और कम मिलता था। और बादशाह की सेहत की सलामती के लिए उन्होंने ये लाइन लिखी थी कि आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ऐसे कई बार मुझे लगता है कि हम जितना सोचें अंदर चले जाते हैं, चिट्ठी की बातें करते हैं, पत्रों की बातें करते हैं। तो ऐसे मुझे किस्सा याद आता है कि बड़े बड़े लोगों ने पत्र लिखा, क्रांतिकारियों ने, खिलाड़ियों ने और समाज सेवियों ने, आपने, हमने, हमारे से आमजनों ने, जिनके पत्रों को संकलित करके हमारे सामने कई किताबों की शक्ल में लाया जा चुका है। हाँ, और इन्हीं को देखकर एक अंग्रेज विद्वान ने कहा था कि आप इन पत्रों को बचा के रखिए, ये आपके जीवन के अनमोल दस्तावेज है। किसी अपने का पत्र उपहार से कम नहीं होता था। अगर कहीं दूर पोस्टमैन दिखाई दे जाए तो आवाज लगा के पूछा जाता था, भैया चिट्ठी आई है क्या? उधर से आवाज आती, अरे नहीं काटू, अभी नहीं आई, आइए तो बताए देंगे। बस ये सुनते हम दिल महसूस कर जाते थे, साहब हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं आया, लेकिन उम्मीद कायम रहती थी। खास तौर से तब जब वो चिट्ठी आपने किसी अपने को लिखी हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, दोस्त यार, या फिर प्रेमी प्रेमिका को, उनसे अपनी चिट्ठी का जवाब पाने का जो उतावलापन, बेचैनी, उत्सुकता होती थी ना, उसको वही समझ सकता है भाई साहब जो उस दौर में जिया हो। लेटर, अंतर्देशीय पत्र, डाक पत्र, उसको तो शायद हमारी नई पीढ़ी ने देखा भी नहीं होगा। उस दौर में डाकिया सिर्फ डाक ही लेकर नहीं आता था, बल्कि पढ़ पढ़ के भी सुनाया करता था। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। अच्छा, जिन लोगों की डाक नहीं आई है उन तक पहुंचा भी जाएगी। आपकी चिट्ठी आई ताकि हम पहुंचा देंगे। हाँ, अरे आप ही ले लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे जीवन के 2 महत्वपूर्ण किस्से हैं पत्रों को लेकर के। एक वो था जब मैं कक्षा 7वीं में था, और दूसरा जब मैं कक्षा 11वीं में था। तो पहला किस्सा कक्षा 7वीं का है। मैं कक्षा 7वीं था, परीक्षा तैयार हमारी शुरू होने वाली थी परीक्षा। अच्छा, उन दिनों कोई हमारे पास सहूलियतें होती नहीं थी, तो मास्टर साहब की थोड़ी मान मनोबल करनी पड़ती थी, तो हिंट मिल जाया करता था। तो मास्टर साहब बोलते थे, देखो ऐसा है बेटा कि अंग्रेजी में जो है ना नाउन प्रोनाउन और स्पेलिंग पे ध्यान दे देना, और गणित में शक्कर का पूरा पढ़ा जाता है तो सवाल करने में आसानी होगी। और फिर बेटा हिंदी में तुम जरूर ध्यान देना, खासतौर से पद और निबंध पर। बस हमको हिंट मिल जाता था, हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लेते थे साहब, और परीक्षा देने चले जाते थे। हमने अपना सब सामान रखा,
तख्ती उठाई और चल दी जिसमें कुत्ता लगा हुआ था। क्या कुत्ता मतलब पपी नहीं होता भाई साहब, वो लेटर पैड होता है जिसमें क्लिप लगी होती है, उसे हम कुत्ता बोलते थे। तो मैंने पैर छुए, दादा दादी के पिताजी के छुए, माँ के पैर छुए तो माँ ने हमारा मुंह झूठा कराया, बेटा जाओ अच्छे से पेपर देके आना। हमने कहा ठीक है माँ, और हम सीधे स्कूल गए। जैसे क्लासरूम में पहुंचे तो देखा चकाचक टाट पट्टी बिछी हुई थी। अच्छा, उस दौर में टाट पट्टी वाले स्कूल बड़े स्कूल माने जाते थे, बाकी स्कूल में तो अपने घर से लेके जाना पड़ती थी। और वैसे भी टाट पट्टी पर पढ़ने वाले लोग है ना, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए भाई साहब, देश चला रहे हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं। हमको भी अपने आप से यही उम्मीद थी। पर वहां पे रोल नंबर लिखे होते थे साइड में चौक से, हमने अपना रोल नंबर ढूंढा और बैठ गए। और मास्टर साहब ने हमें प्रश्न पत्र दिया और हमने प्रश्न हल करना शुरू किए। 1 2 3 4 5 मिनट में जाके मेरी गाड़ी अटक गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पत्र लेखन था, पत्र लिखना था पिताजी को और हम याद करके गए थे मित्र को, और हम रटे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आया, हमारी घबराहट बढ़ती जा रही थी कि हम पेपर में फेल ना हो जाए। तो मैंने देखा मेरे बगल में मेरा दोस्त गोटू बैठा हुआ है। अच्छा, मैं गोटू के बारे में आपको बताऊं। गोटू, आपने कद्दू देखा? कद्दू बड़ा वाला, उसके ऊपर नारियल रख दो कैसा दिखाई देता है। मेरा दोस्त गोटू बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता था, बड़ा बलशाली था और मुझे हमेशा उसके साथ सुरक्षा का एहसास होता था। तो मैंने मास्टर जी से आँख चुराई, वो गोटू से बोला, एक गोटू, एक गोटू। गोटू बोलता मैं इतना डांट दिया उसने, मेरे को भी नहीं ढा गया। मैंने बोला गोटू गोटू सुनो मेरे भाई, कुछ सुनो मेरी बात तो सुन। तो गोटू बोलता मेरे को भाई वो मेरे को पत्र लिखना है और वो लिखना मुझे है ना पिताजी को है और याद करके आऊँ मित्र को, और रट्टा मारा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो बोलता आपको लगा कि वो भोग रहा है, नहीं भोग नहीं रहा था, बोल ही रहा था। दरअसल उसकी भाषा दुनिया में 2 ही लोग समझ सकते थे, एक मैं और दूसरी उसकी माँ। उसकी इसी वजह से मास्टर जी भी उससे क्लास में प्रश्न नहीं पूछते थे। हमें बता दो उसने क्या बोला। उसने मुझसे ये बोला, हम नहीं बता रहे, पहले हम अपना पेपर करेंगे, उसके बाद हम तुमको बताएंगे, तुम्हारे चक्कर में हम भी लेट हो जाएंगे। बताइए कोई दोस्ती हुई जिसके ऊपर टिफिन तक खिला दिया करते थे, हमारी सहायता करने से मना कर रहा है। हम मेरी बेचैनी भरती जा रही, मैं क्या करूँ समझ में आ रहा। अरे भाई कोई तो बता दो चिट्ठी कैसे लिखे। तभी मैंने देखा कि बगल में चिंटू बैठा है। चिंटू को देखकर मुझे उम्मीद जागी क्योंकि चिंटू समाज सेवी टाइप का था और ये उसे पैतृक गुण मिले थे उसके पिताजी से। उसके पिताजी शहर के बड़े समाज सेवी थे और बहुत बड़े रईस थे। चिंटू उनकी सहायता करता था। मेरा हो सकता है मेरा गम जानकर चिंटू का समाज सेवी जागृत हो जाए और मेरी सहायता करने लगे। तो मैंने चिंटू से कहा, चिंटू चिंटू मेरे भाई सुन चिंटू। चिंटू बोलता क्या है। तो मैंने कहा भाई वो मैं दिक्कत में हो जाए, मुझे वो 5वें प्रश्न पे हूँ, हम मेरे को पत्र लिखना है, पिताजी को समझ नहीं आता कैसे लिखूँ। तो चिंटू बोलता अरे यार तू तो 5वें पे, दूसरे पे अटका पड़ा हूँ अभी तक है, मैं कैसे बताऊँगा तेरे को। मैंने कहा अब चिंटू ने जिस तरीके से मुझे बोला ना तो मुझे लगा कि उम्मीद कायम है भाई, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। और चिंटू की दुखती नर्व्स मैं जानता था। क्या था कि मैं गणित में बहुत अच्छा था और चिंटू गणित में थोड़ा कमजोर था। तो मैंने चिंटू को लालच दिया मास्टर जी से हाथ छुड़ा के, चिंटू चिंटू सुन भाई सुन, मैं तू मेरे हिंदी के पेपर में सहायता कर दे, मैं गणित के पेपर में तेरी हेल्प कर दूंगा। चिंटू की व्यापारिक बुद्धि तुरंत जागी, अरे हिंदी के पेपर में सहायता कर दे, गणित के पेपर में हेल्प, 2 तो 5। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो क्या वो अपने कान इधर ला। तो उसने मेरे पास पे अपना मुंह लाया और बोला सुन, जहां जहां मित्र लिखा है वहां पिता लिख दिया, बस तेरा काम हो गया। मैंने कहा पागल हो गया तू, मास्टर जी देखे तो फेल हो जाऊंगा। कहता अरे मास्टर जी कौन सी किताब जांचते हैं यार, वो तो 1-2 लाइन पढ़ेंगे, बाकी बस नीचे नंबर दे देते, इतनी सारी किताबें होती, मैं तो यही करता हूँ। लोग उसकी बात जच गई और मैंने ऐसा पूरे मनोयोग से पिताजी को पत्र लिखा, प्रश्न पत्र कंप्लीट किया और मास्टर जी के हाथ में कॉपी दे दी। और ऐसे करते करते हमारे सारे पेपर निपट गए, परीक्षा खत्म हो गई थी। अब दिन आया रिजल्ट का, तो हम कक्षा में बैठे हुए थे। एक एक करके लड़के जा रहे, मास्टर जी सबको रिजल्ट दे रहे और मेरा नंबर ही नहीं लग रहा था। मैं घबराहट हो गया, मास्टर जी सबके रिजल्ट बढ़ गए और मास्टर जी के पास मैं जाने के लिए उठा तो मास्टर जी कमरे के बाहर चले गए। मेरी घबराहट बढ़ गई। मास्टर जी गए और पान थूक के वापस आओ, बोले हर्ष इधर आओ। यस सर, जी मास्टर जी मैं आ गया, मेरा रिजल्ट। अरे बेटे तू वो होनहार है, तेरा रिजल्ट कैसे तुम्हें देंगे, पिताजी को लेकर आओ, प्रिंसिपल के सामने देंगे। ये बोल के मास्टर जी तो चले गए
मेरे मन में लड्डू फूटा। लगता है मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मास्टर जी मेरे पिताजी के सामने मेरा सम्मान करेंगे। दूसरा लड्डू फूटा। सम्मान के बाद पिताजी और दादाजी मुझे उपहार देंगे और वैसे भी घर पे सब लोग मेरा इंतजार ही कर रहे थे कि मैं रिजल्ट सुनाऊं उनको जाके। मैं सीधे घर गया और घर में जाके बोला, पिताजी आपको मास्टर जी ने स्कूल बुलाया है। मेरे पिताजी का चश्मा नीचे हो गया। दादाजी ने अखबार पढ़ते पढ़ते नीचे कर लिया। मेरी माँ चौके काम छोड़कर दरवाजे पर खड़ी होकर पसीना पोछने लगी। मेरी दादी ने आती लोग गाना बंद कर दी और मेरे चाचा दाढ़ी बढ़ाते हुए आधे में रुक गए। पर ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? अरे मुझे याद आया, उस दिन क्या है, उस दौर में दो ही कारणों से माता पिता को स्कूल बुलाया जाता था। या तो आपने कोई उत्कृष्ट कार्य कर दिया है तो आपका सम्मान होगा स्कूल में माता पिता के सामने, जिसकी उम्मीद मेरे घर वालों को मुझसे बहुत कम थी। और दूसरा ये कि आपने कोई कांड कर दिया है। तो पिताजी की शंका हम समझ गए थे। पिताजी को हमने बोला, नहीं पिताजी बात ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे, शायद हमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसलिए मास्टर जी ने आपको बुलाया है। ये सुनते पिताजी खुशी के मारे पागल हो गए। उन्हें चश्मा ऊपर किया और सीधे अपने कमरे में चले गए। दादाजी ने हंसते हुए पेपर को झटकारा करके अखबार पढ़ने लगे और मेरी दादी जोर जोर से घंटियां बजा के आरती गाने लगी और मेरे चाचा ने एक ही बार में पूरी दाढ़ी बांधी, सेट बोले, बहुत बढ़िया, अंदर चले गए। और मेरी माँ तो इतनी भाव विभोर हो गई, किसी चौके में गई, इतना सारा घी डाला और खूब प्यारा सा हलवा बनाया और हम सब ने मिल के खाया। रात तो हमारी बीत गई। सुबह हम तैयार हुए, पिताजी भी चकाचक तैयार होके आए तो हमने दादा दादी का आशीर्वाद लिया, पिताजी के पैर छुए, माँ के पैर छुए और माँ ने उस दिन मालूम मुझे काला टीका भी लगाया कि मुझे नजर न लग जाए। और मैं पिताजी के पीछे साइकिल पर बैठ गया। अच्छा, उस दौर में साइकिल पर बैठ कर भी मर्सिडीज का मजा आता था तो पिताजी के साथ चलने का। हम जैसे स्कूल पहुंचे देखा सामने प्रिंसिपल साहब का रूम था। अच्छा, हमारे प्रिंसिपल साहब हमको है ना अंग्रेजी पढ़ाते थे तो हमने भी थोड़ा सा उनको इंप्रेस करने के लिए अंग्रेजी में ही बोला, सर मे आई कम इन? तो उन्होंने बोला, यस ऑफ कोर्स प्लीज कम। मैं कहा, सर ही इज माय पिता, मेरे पिताजी। तो उन्होंने ओह यस यस, बड़े शालीन थे हमारे प्रिंसिपल साहब। वो आए, उन्होंने बोला, और यस प्लीज बेटा उनके पिताजी को बिठाओ। मैं कहा, हाँ पिताजी आइए, आप बैठिए। हमने पिताजी को बिठाया, देखा सामने से मास्टर जी आ रहे थे। खुशी के मारे मैंने मास्टर जी के पैर छुए, मास्टर जी प्रणाम करके पड़ा पीठ पे। समझ में नहीं आया भाई साहब क्या रिएक्शन दूंगा, दिमाग तंग आ गया मेरा। वो मैं तो खुश था ही, मुझे लगा मास्टर जी ने खुशी में कुछ ज्यादा जोर से आशीर्वाद दे दिया। तो मैंने मास्टर जी से बोला, मास्टर जी कहाँ गए? ओ मास्टर जी, ये मेरे पिताजी हैं। उन्हें एक हो दिया, हम तो पटाए हो ना, तुम्हारे पिताजी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे पिताजी बैठे बैठे कुछ समझ रहे थे। मतलब क्या था कि उस दौर में गुरुजन अपने शिष्यों को घर वालों के सामने अच्छे से कूट दिया करते थे भाई साहब। लेकिन मजाल है कि कोई घर वाला गुरुजी से बदतमीजी करे या उनको मना करे, क्योंकि उस वक्त गुरु को विद्यार्थी के भविष्य निर्माता माना जाता था और विद्यार्थियों के मन में भी गुरु के प्रति बड़ा सम्मान होता था। आज आप करके देख लो, पता चल जाएगा। क्या छोड़िए, वो पिताजी कुछ समझ रहे थे तो पिताजी ने पूछा मास्टर जी से, बात क्या है मास्टर जी? तो मास्टर जी बोले, अरे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपका बेटा बड़ा होनहार है, पास हो गया है वो सभी विषयों में, लेकिन हिंदी में जो उसने पत्र लिखा है ना साहब, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। प्रिंसिपल साहब भी बड़े खुश हो गए, हर्ष ने पत्र लिखा है, वो कम ऑन, यस यस वेरी गुड, प्लीज प्लीज बताइए क्या है। और उन्होंने साहब पढ़ना शुरू किया। मास्टर साहब ने पान मुंह में भरा जगह प्रिय पिता, जैसे उन्हें बोला उनके मुंह से पान के अक्षुण क्षेत्र योद्धा बिखर गए और मेरे पिताजी एहसास हो गए। उधर सोच तक नहीं खाते थे और प्रिंसिपल साहब को भी थोड़े छींटे आ गए। तो गुरुजी हमारे बहुत सीनियर थे तो बड़ी इज्जत करते थे प्रिंसिपल साहब। वो उठे कहने, गुरुजी आप चाहें पीकदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मास्टर जी बोले, अरे नहीं सर आई एम सॉरी, दरअसल मैं चाहता हूँ कि जिसने ये पत्र लिखा है वो खुद अपने श्रीमुख से पढ़ के सुना। ये समझ गया, लगता है मास्टर जी ने पूरा पत्र पढ़ लिया है। मेरी हालत खराब होने लगी, हाथ पे टाइट होगा, हिलने लगा, घबराहट होने लगी। उस दिन मेरे मास्टर जी अजान बाहु बन गए।
मैं उनसे 5.5 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ था, लेकिन उनका बड़ा सा हाथ आया, मेरे कान को पकड़ा, खींचा। मैं कहा, जी मास्टर जी, बेटे आपने पिताजी को पढ़ के सुनाओ क्या लिखे हो तो? और मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा, कम ऑन, यस यस, कम ऑन बेटा, पढ़ के बताओ। मेरे किताब हाथ में ली, वो नोटबुक जो मैंने लिखा था मेरे हाथ पे कपा रहे थे। घबराहट हो रही थी, पिताजी सामने बैठे हुए थे। मैं घबराहट के मारे पिताजी से नजरें नहीं मिला पा रहा था, और मेरी आंखों के सामने घबराहट के मारे धुंधली छाने लगी। मैंने जो लिखा था मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और मैंने थोड़ी सी कोशिश की और पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा, प्रिय पिताजी, तुम्हारा पत्र मिला। यूं तो सबके कई पिता होते हैं, मास्टर जी। और तभी मेरे प्रिंसिपल साहब बोले, मास्टर जी प्लीज स्टॉप इट, हर्ष ने लिखा है, मुझे सुनना है उसका, ही इज वेरी क्रिएटिव। हाँ बेटा पढ़ो पढ़ो, ये सब। और उसके बाद तो मैंने नॉन स्टॉप पढ़ना शुरू किया। प्रिय पिताजी, तुम्हारा पत्र मिला। यूं तो सबके कई पिता होते हैं, कुछ स्कूल में साथ पढ़ने वाले पिता होते हैं, तो कुछ बचपन में गली मोहल्ले आस पड़ोस के रहने वाले पिता होते हैं। जो बचपन के पिता ये लंगोटिया पिता कहलाते हैं, लेकिन तुम मेरे स्कूल के पिता हो। मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे पिताजी के स्थानांतरण के कारण तुमको स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। मुझे याद है जब मैं मुसीबत में फंस गया तुमने मेरी सहायता की थी। तुम एक सच्चे पिता हो जो अपने सभी पिताओं की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मेरे प्रिय पिता, तुम्हारा पिता आबास है। और भाई साहब, मैं इधर उधर देख रहा, तब तक पिताजी थे नहीं, पीछे से पड़ा डफर। मेरे प्रिंसिपल साहब ने अंग्रेजी में मुझे मारा। और आप यकीन नहीं मानेंगे भाई साहब, ये तो बस मेरे सम्मान समारोह की शुरुआत थी। ग्रैंड फिनाले घर पे बाकी था। मैं पिताजी के पास गया तो जैसे साइकिल पर बैठने को हुआ, मेरे बैठने से पहले पिताजी ने साइकिल दौड़ा दी और बच नहीं सके तेज। और पिताजी आगे तो मैं पीछे पीछे, पिताजी सुनिए, पिताजी पिताजी पिताजी। ओ भाई साहब, मैं दौड़ कर जा रहा हूँ। पिताजी इतनी तेज साइकिल चला रहे थे कि घर के सामने पहुंचकर साइकिल रोकी नहीं, चलती साइकिल से उतर गए। और मैं भी बहुत स्पीड में दौड़ रहा था। साइकिल मेरे सामने आई, साइकिल टकराया, और सीधे कमरे के अंदर। इससे पहले कि मेरे को समझ था, पिताजी ने एक तमाचा दिया। मेरे को, पिताजी मेरी गलती नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। उन्हें मेरे बाप बोले, तुम्हारे कितने पिता हैं? और मैंने कहा, पिताजी सुनिए तो, मेरे आप ही पिता है। वो तो चिंटू ने मुझे बोला था, कहना बदतमीज। चिंटू ने बोला था, चिंटू बोला तो पानी के कुएं में कूद जाएगा। मैं कहा नहीं मास्टर जी, नहीं पिताजी, मुझे समझ में क्या करूँ। लेकिन मैं चिल्लाने लगा, पिताजी मुझे मारते जा रहे थे। मैं बोला था, दादाजी, माँ, चाचा, चाची, पिताजी, दे फटाफा में, पिताजी छोड़ दीजिए पिताजी। और आखिर में मेरे मुंह से भभुकाक निकला, दादी 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 दादी। उधर से आवाज आई, रमा 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 रमा। और रमा रुक गया। मेरे पिताजी का नाम रमाशंकर था। दादी ने प्यार से रमा बोलती थी, पर रमा से आई पिताजी से ये चीज सीखने वाली थी। वो कितने भी गुस्से में हो, आवेश में हो, उन्होंने कभी भी मेरी दादी की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। वो अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत किया करते थे। तो उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और चुपचाप रमा, मतलब पिताजी अपने कमरे में चले गए। और तब मुझे समझ में आया कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना कितना जरूरी होता है। और मैंने तय किया कि मैं सबको पत्र लिखूंगा, लेकिन पिताजी को कभी नहीं लिखूंगा। वैसे भी हम भारतीय लोग पत्रों को लेकर बड़े संवेदनशील होते हैं, खास तौर से जब वो पत्र किसी अपने ने हमको लिखा। मतलब फिल्मी गीतों में तो कई पत्रों का जिक्र होता आया है, खासतौर से प्रेम पत्रों का। इससे मुझे एक सीन याद आता है। एक हीरो गार्डन में लेटा हुआ है, हीरोइन के सामने ही है, लेटर पैड सामने रखा है, और हीरो
कचाकच सफेद पैंट पहना है, रंगीन शर्ट फूलों वाली, वो औंधा पोंधा हो रहा है और पेंसिल मुंह में चबा रहा है यूं, और गाना गा रहा है, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर उसे लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। अरे भाई साहब, जब नाम पता नहीं लिखोगे तो चिट्ठी भेजोगे किसको? अब बताओ। पर ऐसे गीत लिखे जा रहे थे, भर भर के लिखे जा रहे थे भाई साहब, गा गा के लिखे जा रहे थे। मतलब प्रेम का इजहार भी हो जाता था और पत्र का पत्र हो जाता था। अच्छा, एक जमाना था हरकारों के हाथ से संदेश भेजे जाते थे। सही बता रहा हूं। मतलब आप एक सिचुएशन को समझिए कि एक रानी ने राजा को, बेगम ने बादशाह को, राजकुमार ने राजकुमार को पत्र लिख के भेजा है। वो तो हरकारा आया, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। उधर से आवाज आई, बताओ क्या बात है? हुजूर, संदेशा आया है। उसने बोला, वाह, जोर से पढ़ा जाए, बाबा से बुलंद पढ़ा जाए। अब हरकारा भी आया, उसने लिया, जो हुकुम सरकार, खोला, टीम खोला तो उसकी सिट्टी फिट्टी गुम हो गई, क्योंकि ये तो रानी ने लिखा था राजा के लिए। अब मुसीबत थी कि जो उसे पढ़ना था भूल चुके हैं, और उसे पढ़ना शुरू किया, और कमबख्त ने उसी भाव में पढ़ना शुरू किया जिस भाव में रानी या बेगम ने पत्र लिखा है। अब इधर जिंदा बोला, वाह वाह से बंद पढ़ो, अब वो भगले झाँक रहे हैं। छुपने की जगह ढूंढने कहा जाए। मतलब राजा महाराजा मंत्री परिषद के सामने प्रेम पत्र चल रहा है उनका जोर से। भाई कौन? मतलब ये पर्सनल पत्र, वो भी इस तरह सबके सामने जोर से। अरे भाई, राजकीय पत्र हो, राज्य से संबंधित हो तो समझ में भी आता है। मुझे तो लगता है कि ना उस दौर के राजा महाराजा या तो एक नंबर के आसे थे या एक नंबर के कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। आप सोचो, ये आकाशवाणी वाले भी आज तो विश्व पत्र लेखन दिवस है ना, तो यही गाने बजाएंगे। तो बात सही भी है, पहले संदेश कबूतर और बाजों के द्वारा भी भेजे जाते थे। अब आप देखिए साहब, इधर हीरोइन दौड़ती हुई आती है और एक पत्र निकाला, कबूतर को दाना डाला, कबूतर आया, उसे कबूतर की टांग में पत्र बांधा और कबूतर को उड़ा दिया, और कबूतर उड़ता हुआ गया। सीधे जाके वहीं पे उतरा जहां पर उसे एड्रेस लेटर पहुंचाना था। उधर बोला, ढूंढा पहले तो उसने, तो पप्पू है, कबूतर प्रेम पत्र होगा। उसने कबूतर की गर्दन में पहले गुदगुद की, कबूतर भी खुश हो गया, और फिर उसने धीरे से नप्पे आगे बढ़ाया, जिसमें ताबीज बन रहा था। नहीं सॉरी, ताबीज नहीं, लेटर बॉक्स, दुनिया का सबसे छोटा लेटर बॉक्स, माइक्रो लेटर बॉक्स बोल सकते हो आप उसको, जिसके अंदर 2 लाइन का संदेशा लिखे थे। उसने संदेशा निकाला, पढ़ा, उसका जवाब रखा और कबूतर के लेटर बॉक्स में वापस पैक किया और कबूतर को वापस उड़ा दिया। कबूतर फिर गया। हीरोइन के पास में, हीरोइन ने पत्र निकाला, पढ़ा और हीरोइन ने खुशी के मारे भाग गई। ये तो शहरी व्यवस्था थी, कबूतर पास के किसी को देने चले जाए। अगर एक शहर से दूसरे शहर में भेजना होता तो भाई साहब बाज का इस्तेमाल होता था। हाँ? वो एक्सप्रेस सर्विस बोलते हैं, वो कई सौ साल पहले से स्पीड पोस्ट सर्विस थी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। सही बोल रहा हूँ, आज भी पहले की है भाई। बंगाल से लेकर के दिल्ली तक हर 10 किलोमीटर पे एक चेक पोस्ट हुआ करती थी। उस चेक पोस्ट में 5-5, 6-6 घोड़सवार हमेशा तैयार रहते थे। और पहली चेक पोस्ट का घोड़सवार संदेशा लेकर दौड़ा, वो जा रहा है, दूसरी चेक पोस्ट के पास वो पहुंचा ही नहीं, तब तक दूसरी चेक पोस्ट का घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता हुए, और चलते चलते ही उससे वो संदेशा लेता और सीधे तीसरी चेक पोस्ट हो जाता। करते करते चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और कुछ ही घंटों में डाक दिल्ली पहुंच जाती थी। मतलब आप देख रहे हो, एक साधारण सी पत्र की बात मैंने आपसे की थी,
कितना वृहद इतिहास है भाई। हजारों सालों से चिट्ठी पत्र लेटर भेजे ही जा रहे थे ना, कोई ना कोई साधन तो होगा। मतलब इतिहास में जितना घुसोगे परत दर परत नई नई चीजें आपके सामने आती जाएगी, चाहे मौसम कोई भी हो, माहौल कुछ भी। वैसे मैं आपको बताऊं, खत, लेटर, चिट्ठी किसी भी भाषा में लिखे गए या किसी भी माध्यम से आपके पास में आए या आपने भेजे हो, उन चिट्ठियों में एक अलग ही जज्बातों का एहसास होता था भाई। हाँ, खतों में मीलों का सफर तय करते थे जज्बात। पूरे परिवार की कुशल कामनाओं के साथ बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, इसके साथ चिट्ठी समाप्त नहीं होती थी। शेष बाद में डॉट डॉट के साथ में अधूरी छोड़ दी जाती थी। कितना कुछ समेट के आ जाता था इन चंद शब्दों। और वहीं अपनी बेटी को ससुराल विदा कर दिए बूढ़े माँ बाप उसकी एक चिट्ठी का इंतजार करते हैं, उसे कुशल क्षेम जानने के लिए। और जब उसकी चिट्ठी मिलती तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तड़पाएंगे, माने नहीं, आकाश आने वाले। ऐसे ही परदेश में नौकरी करने वाला पति या सरहद पर अपने देश की हिफाजत करता फौजी जब अपनी प्रेयसी या पत्नी को चिट्ठी लिखकर भेजता, और जब वो चिट्ठी उसकी प्रेयसी या पत्नी को मिलती तो वो उसे गले से ऐसे खींच लेती जैसे वो खुद उसके गले आके लगती। प्रेम और विरह की वेदना एक साथ। तो वही कुछ हम जैसे लड़के जो दूसरे शहरों में पढ़ा करते थे, सकुचाते हुए अपने पिताजी से कुछ अधिक पैसों की मांग करते। और पिताजी का जवाब में लिखा कि बेटा तुम चिंता मत करो, अभी मैं। इस जवाब के साथ वो गाड़ी ऑर्डर भेजते थे। सॉरी, ये आपके साथ मेरे साथ हुआ होगा कभी ना कभी, थोड़ा जज्बाती हो गया इसमें। अच्छा, कुछ चिट्ठियाँ ऐसी होती थी जिसमें किसी नए नन्हे मेहमान के यानी खुशी का समाचार होता था, तो कोई तार किसी अपने का साथ छोड़ जाने की खबर दे जाता। चिट्ठियों में जज्बात इस तरह भरे होते थे कि एक अनपढ़ आदमी भी अपने छूकर महसूस कर सकता था। हजार, लाखों, करोड़ों चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन स्याही खत्म हो गई है, मेमोरी फुल हो गई है, कागज नहीं है करके उन्हें लिखना नहीं छोड़ा गया। अरे हम भारतीय लोग तो वैसे भी बड़े भावुक होते हैं, हम तो भगवानों तक को चिट्ठियां लिखते हैं। हाँ, उत्तराखंड का एक मंदिर है गोलू देव का मंदिर, जिन्हें न्याय का देवता बोला जाता है। वहां लोगों ने अपनी मन्नत मनाने के लिए भगवान को कई चिट्ठियां लिखी हैं। आप जाके देखिए, वहां पे लाखों चिट्ठियां टंगी हुई हैं। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे, बात सही है। पहचान जाएंगे। अच्छा, कुछ खत ऐसे भी हैं जो दूसरों से लिखवाए जाते हैं। एक फिल्म का किस्सा है, हीरो अपने दोस्त से बोलता है, सुनो, क्या तुम मेरी प्रेमिका के लिए एक पत्र लिख दोगी? अब दोस्त देखिए साहब हीरो का, इतना जज्बाती, हाँ भाई, तो मेरा भाई तेरे लिए मैं पत्र लिख दूंगा। और वो दोस्त भी कम वक्त इतना भाव विभोर हो जाता है कि ऐसा भावुक पत्र लिखता है, प्रेम पत्र,
कि जब हीरोइन को मिलता है तो हीरो को छोड़ के उसके दोस्त को ही दिल दे बैठती है। हाँ बताओ, ये तो उस जमाने की दोस्ती थी भाई, कि एक दोस्त अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान, अपनी मोहब्बत तक कुर्बान कर दिया करता था। और यदि आज ऐसा हो जाए तो दूसरा दोस्त पहले दोस्त की जान ले ले और प्रेमिका किसी तीसरे के साथ घर बसा ले। ये किस्सा है फिल्म संगम का। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा खूबसूरत सा किस्सा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, पत्र से संबंधित है। वो ये कि इसके जो गीतकार थे वो थे हसरत जयपुरी साहब। हसरत जयपुरी साहब को 14 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार हो गया जो उनके पड़ोस में रहती थी, पर वो खत उसे कभी दे ही नहीं पाए। अब ये कहने की हो सकता है कि शायद सामाजिक डर हो या पारिवारिक डर हो। तो समय बीतता गया, पत्र उन्हीं के पास रखा गया, वे बहुत बड़े शायर हुए और शायर से बहुत बड़े गीतकार बन गए, मुंबई जाके रहने लगे। तो मुंबई में एक फिल्म को लेकर मीटिंग चल रही थी आरके स्टूडियो में। राज कपूर साहब वहाँ बैठे हुए थे, तो मजाक ही बातों ही बातों में हसरत जयपुरी साहब ने उनको किस्सा बताया प्रेम पत्र का। तो राज कपूर साहब ने कहा, अरे अच्छा चलो सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। तो हसरत जयपुरी साहब ने पढ़ के सुनाया। तो साहब राज कपूर साहब को इतना पसंद आया कि उन्होंने शंकर जयकिशन जी से बोला कि इसको फिल्म में गीत के रूप में लो। तो फिल्म संगम में वो पत्र जो हसरत जयपुरी साहब ने 14 साल की उम्र एक लड़की के लिए लिखा था, जो उसे दे नहीं पाए थे, उस गाने की शक्ल में आया कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। है ना कमाल का किस्सा। अच्छा, मैं बताया था आपको, हाँ, मेरा दूसरा किस्सा जीवन का, जब मैं कक्षा 11वीं में था। ये दौर था 80, 85 या 90 का। कुछ याद आया? जोर पा रहे हैं आप लोग? हैं? आहा! 80 के दशक में गाने सुनने का एक अलग ही शगल था। हर गीत को सुनकर ऐसा एहसास होता था कि वो गीत हमारे लिखा गया है और हमारे पे ही फिल्माया जा रहा है। हर दूसरी लड़की को देख के उसमें अपनी हीरोइन नजर आती थी, और वही हीरोइन अगर सामने आ जाए तो जबान लड़खड़ाने लगती थी और कुछ न कुछ बोलने लगते थे। तब नुसरत फतेह अली खान साहब की कव्वाली का मशहूर शेर याद आता था, कहने वाली जो बातें थी न कहीं तो छुपानी थी वो बताने लगे। और जब कभी रेडियो पे वो गीत सुनते, टिंग 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 टिंग, तुम्हें भेजा है खत में, मेरा दिल है, तो ऐसा लगता था जैसे हीरोइन ने अपना दिल निकाल के खत में रख के हमारे लिए ही भेजा है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम उनको उस दौर में आ गए थे जहाँ हर दूसरी लड़की को देख के प्यार हो जाता था। दोस्तों के साथ में बातों में उसको दिल की रानी और प्रेम की देवी मान लिया जाता था और हम प्रेम पुजारी बन जाते थे। और अगर वही लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ दिख जाए तो भाई साहब दिल भी टूट जाया करता था। और फिर रोमांस के बादशाह मोहम्मद रफी साहब पहले पायदान से दूसरे पायदान पर आ जाते थे और मुकेश साहब दूसरे पायदान से पहले पायदान पर चढ़ जाते थे और फिर दर्द नगमे सुनने शुरू कर दिए जाते थे। मुकेश भाई स्पॉट। कोई जब तुम्हारा हृदय छोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। बता साहब पिताजी के डर के मारे खुद के ठोर ठिकाने थे नहीं, दूसरे के लिए दर खोल रहे थे। मुझे एक गाना और था जिसको सुनकर तुम इतने गमगीन हुए क्या बताएं। मुझे गाने का शौक है, मैं गा के सुनाता हूँ आपको। दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा। और सुना तो रोने लगा। तभी मेरा दोस्त गोटू आया। कद्दू, अरे क्या रोक हो रहा है? मैंने कहा भाई मेरी महबूबा ने मुझे धोखा दे दिया। तो वो भी मेरे पास बैठ गया और वो भी बोलने लगा, भाई अपन दोनों की तो कोई महबूबा थी ही नहीं, उसको जान के हम दोनों 4 घंटे तक रोते रहे। और वो कुत्ते की तरह रो था। मतलब उसका बिट्टा बड़ा हो गया, मतलब सुधरा ही नहीं था। अच्छा, कुछ खत ऐसे भी थे जो लिखे गए लेकिन हीरो के पास रखे रह गए और वो कभी भी हीरोइन को दे नहीं पाया और वो देख देख के गा लेता था।
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। मतलब आप लिखने वाले की कल्पना शक्ति देखिए साहब। इश्क में पूरी कायनात को वो उसने चिट्ठी में उतार दिया। अच्छा, कुछ खत ऐसे थे जिसने लिखे और जिसके लिए लिखे दोनों ही इस दुनिया से रुखसत कर गए, लेकिन उनके राज चिट्ठी में दफन रह गए। और एक खत और है, प्लीज आप मतलब आप मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। वो बहुत ज़रूरी है बताना, लिखने वाले की कला और जिसने उनको पत्र भेजा। वो किस्सा है एक्चुअली में आनंद बख्शी साहब का। आनंद बख्शी साहब बहुत बड़े गीतकार थे, 5-6 उनको फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह मिल चुका था और बड़े बड़े सम्मान मिल गए थे। तो बातों ही बातों में उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि भाई मैं इन सभी अवार्डों को सबसे नीचे मानता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा ये एक पत्र सबसे बड़ा इनाम है जो अगले जन्म तक मेरे साथ में रहेगा। तो जब घर वालों ने पूछा तो उन्होंने उस पत्र की कहानी बताई। दरअसल ये पत्र उनको किसी एक अनजान व्यक्ति ने लिख के भेजा था। हुआ ये कि जिस अनजान व्यक्ति ने उनको पत्र लिख के भेजा था वो मतलब जिंदगी से हार चुका था, उसके मतलब जीवन में कुछ बचा नहीं था और परिवार छूट गया, पैसा नहीं था। वो मरने के इरादे से रेल की पटरी पे जाके लेट गया, गाड़ी का इंतजार करने लगा। तभी पास की बस्ती में रेडियो पे कहीं उसे गाना सुनाई दिया, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। उससे एक बड़ा खूबसूरत सा अंतर है, वो ये है कि गाड़ी को यूं ना कर तू बदनाम, पटरी पे रखकर सर, चल उठ कर इंतजार, हिम्मत ना हार। ये सुनते ही वो आदमी उठा और वापस अपने जीवन की आपाधापी में लगे। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो उसने आनंद बख्शी साहब को चिट्ठी लिखी और कहा कि साहब आपके गाने की इस लाइन ने मेरी जान बचा ली। और आनंद बख्शी साहब ने बताया कि इसीलिए ये चिट्ठी मेरे लिए इन सभी अवार्डों से बड़ी है, इसने किसी की जान बचाई थी, ये खबर है इसके अंदर। मेरा कमाल है साहब, मतलब आप लिखने वाले की आप देखिए ताकत, देखिए कलम की। उसने जवाब भी दिया। फिर एक 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 और किस्सा है जो अब मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊंगा कक्षा 11वीं का, उससे पहले सुना देता हूँ आपको। एक 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 पत्र है, उसका जो एड्रेस है ना बड़ा रोमांटिक है। आपने आज तक ऐसा रोमांटिक एड्रेस सुना नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको। हीरोइन ने हीरो के पत्र लिखा, लेकिन उसे दिया नहीं, गा के सुनाया भरी महफिल में। और लाइन कुछ ऐसी थी, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ए दिले सबा, है ना। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ए दिले सबा। एड्रेस पे गौर फरमाइएगा, दिल की गली शहर वफा। बताओ क्या रोमांटिक एड्रेस है साहब। पोस्टमैन भी हाथ में लेके घूमता रहेगा, आखिर में उसको भी उस लेटर से प्यार हो जाएगा, जेब में रख लेगा। और एक खुला पत्र तो ऐसा था साहब कि जिसको तो हम सबने सुना, हम सब सुन के रो देते हैं आज भी। चिट्ठी आई है, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। पर मेरे ख्याल से तो उस दौर में जो पोस्ट कार्ड होते थे ना, वो भी खुला पत्र ही होते थे, कोई भी पढ़ सकता था उसको। अच्छा, किसी को कुछ छोटी मोटी प्राइवेसी रखनी होती थी तो वो अंतर्देशी का इस्तेमाल करता था। हालांकि अंतर्देशी भी खुला पत्र होती थी, लेकिन उसको लिफाफे की तरह बंद किया जा सकता था और चिपकाया जा सकता था। गोंद की जरूरत नहीं होती थी, गोंद तो उसमें होता था, बस आपको अपनी जबान गीली करनी है, चिपकाना, पोस्ट करना। और किसी को यदि चिट्ठी के साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें भेजनी होती या राखी भेजनी होती तो फिर डाक लिफाफे का वो इस्तेमाल करते थे, उसे पोस्ट करते थे। ये वो ज़माना था जब लोग अपनी निजी भावनाओं को सार्वजनिक नहीं करते थे, उनके राज उनके साथ या उनके खतों में ही दफन हो जाते थे। मतलब कोई भी उस दौर का आदमी अपनी मोहब्बत और अपने इश्क को सार्वजनिक रूप से रुस्वा नहीं करता था। अरे मोबाइल के ज़माने के लोग क्या जाने साहब किस कदर हम कागज़ पे कलेजा निकाल के रख दिया करते थे। आजकल तो मोबाइल में बस 2 दिन चैटिंग होती है, तीसरे दिन प्यार होता है, चौथे दिन ब्रेकअप और ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो भाई मेरा सुझाव तो ये है कि आप किसी पे विश्वास करके भावनाओं में ना बहें मोबाइल पे, हैं? अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अरे यार भावनाओं से मुझे याद है, हम आपको अपना किस्सा सुना रहे थे। हम उनके उस दौर में आ चुके थे जहाँ पे किसी से इश्क हो जाना लाजमी था, पर किससे होगा कब होगा ये हम नहीं जानते थे। अच्छा, हम जिस मोहल्ले में रहते थे ना, वो मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे थे, एक दूसरे से अच्छा परिचय था, घर आना जाना था, पारिवारिक माहौल था। लेकिन लड़के लड़कियों में हमेशा दूरी बनी रहती थी। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग साथ में खेल कूद के बड़े, है ना। पर क्या होता है कि एक एज के बाद में डेकोरम मेंटेन किया जाता था, मतलब सामाजिक दायरा।
तो बात हो ही नहीं पाती थी। बात कैसे होती थी, जैसे हमारी माँ ने कुछ बनाया उनके घर पे देने चले गए, जब उनके यहाँ पूजा का प्रसाद आया तो हमारे घर पे आ रही है, तो हम खड़े हैं। उस वक्त मालूम सिर्फ नजरें ही मिल पाती थी, पर तब तक हमको नजरें पढ़ने का हुनर हमारे अंदर आया नहीं था, और दिल से फिर भी गाना निकलता था। बोले तुमने मैंने कुछ कहा कहा कि भूखने खुला है चांद दिन रात हो गई। बोले तुमने कक्षा 8वीं के बाद में हमारे कस्बे में एक ही स्कूल था जहाँ लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते थे, लेकिन आज की तरह साथ में आते जाते नहीं थे। मतलब कक्षा में आधे कक्षा में लड़कियां बैठती थी, आधे कक्षा में लड़के बैठते थे, और बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल होती थी जहाँ मास्टर जी टहल टहल के पढ़ाया करते थे। हालांकि हम एक दूसरे को अच्छे से परिचित थे, क्योंकि एक ही मोहल्ले के आस पड़ोस के मोहल्ले के थे। एक दिन एक ऐसी घटना हो गई जिसने हमारी रात की नींद और दिल का चैन छीन लिया। भाई साहब, हमें क्या बताऊँ आपको कि हम जिस घर में रहते थे उस घर के सामने वाली लाइन के चौथे मकान में एक फैमिली रहने आई थी। उसी फैमिली में एक लड़की थी टुन्नी। अजीब लगा ना सुनते। उसकी माँ है ना पूरे मोहल्ले में टुन्नी की माँ से मशहूर हो गई, लेकिन हमें टुन्नी नाम पसंद नहीं था, तो हमने उसका नाम अनामिका रख लिया था। फिल्म देखते ही आए थे आगे जमान पे। तो अनामिका का किस्मत से हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ मालूम, और स्कूल में जाके पता चला कि उसका नाम टुन्नी नहीं टीना है। अब आप देखिए ऐसा, घर वालों को बोले अच्छे खासे नाम का भ्रंश बना दिया उन्होंने। और पहले नाम ऐसे ही रखे जाते थे, घर में 2 बड़े लड़के हैं तो बड़े लड़के नाम छोटा बोलू, छोटे लड़के का नाम छोटा बोलू, बड़े का नाम बड़ा बोलू, ठीक है। और कोई भूरा हो गया, मतलब गोरा हो गया तो उसका नाम भूरा, कोई काला है तो कालू, तो गाँव होता है। खैर हमें तो अनामिका पसंद था उसका नाम। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग जा रहे थे, हालांकि हम लोग साथ में स्कूल जाते थे, तो होता यह था कि अपने दोस्तों के साथ में वो अपने पड़ोस की मोहल्ले की लड़कियों के साथ में जाती थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले से वो अकेली लड़की थी जो हमारी क्लास में पढ़ती थी। और हम उस वक्त मालूम हाफ पैंट से फुल पैंट में आ रहे थे, मतलब कक्षा 8वीं से 11वीं में आ गए थे। लेकिन कक्षा 8वीं से 11वीं के आने के दौरान भी मेरे पिताजी और मास्टर जी के यहाँ में कोई बदलाव नहीं आया। कभी भी पिटाई शुरू हो जाती थी जब तो सम्मान समारोह शुरू हुआ। मतलब मास्टर जी तो ठीक है यार, पर आप बताओ पिताजी वो तो गुस्सा, बाप रे बाप। हम तो ये जान गए थे कि हम भले ही स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, लेकिन पिताजी हमारे नहीं मानेंगे, वो ऐसे कैसे रहेंगे, मतलब प्रशासन हमेशा कड़क रहेगा। और हम तो उस उम्र में आ गए थे भैया जिसको मतलब हर दूसरी लड़की को देख के इश्क हो जाया करता था, लेकिन पिताजी की मार का डर हमें इजहार इश्क करने की इजाजत ही नहीं देता था। तो जब भी मैं अनामिका को देखता तो मेरा दिल धक 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 धक, और दिल टन 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 करता, धक धक टन टन धक धक टन टन, और फिर दिल से एक गाना निकलता, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही नजर हो गए हम पागल, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही नजर हो गए हम घायल। पिताजी की जगह में डांस भी नहीं कर पाते थे, बस मन नहीं करते थे। तो अब मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। हमारा दिल अनामिका के साथ में प्यार के सपने बुनने लगता। हमारा दिल करता कि अनामिका को हम चांद पे ले जाके बातें करें। हाल दिल ये था कि किसी दोस्त को बता भी नहीं सकते थे, क्या पता वही दोस्त कम वक्त वो भी अनामिका के साथ में प्यार के सपने बुन रहा हो, और हम अनामिका को चांद पे ले जाना चाहते हैं और वो उससे कहे चल चर्च के पीछे बैठ के बातें करें। और मान लो जलन के मारे उसने मेरे पिताजी को ये बात बता दी, तो भाई साहब मेरे पिताजी को जानते हो, वो तो मुझे चांद से पढ़ के जमीन पे पलट देंगे। हाँ, एक दिन वो घटना घट गई जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ ये कि मैं अपने दोस्तों के साथ में मैदान के अंदर गिल्ली डंडा खेल रहा था। गिल्ली डंडा सुन, अरे भैया गिल्ली डंडा उस जमाने में बड़ा खेल हुआ करता था। ओलंपिक में शामिल हो गया होता ना तो हमारा देश पता नहीं कितने मेडल जीत के लाता। तो हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे, हमने गुच्ची में गिल्ली फंसाई
डंडा लगाया, मारा और जैसे शॉट मारा गिल्ली में तो गिल्ली उड़ती हुई जा रही थी। हमने देखा शाम होने वाली है, सूरज देवता अस्तांचल की ओर। पिताजी की आवाज मेरे कानों में गूंजी, अंधेरा होने से पहले घर आ जाएगा। हमने अपना खेल खत्म किया और दोस्तों से कहा अच्छा हम घर जा रहे हैं, और हम सीधे अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। अच्छा मेरा घर और मैदान के बीच में अनामिका का घर पड़ता था, और पता नहीं क्या था, जब भी अनामिका का घर देखता उसके सामने वाली रोड पे मेरे पैर आड़े टेढ़े पड़ने लगते थे। मतलब जाने की इच्छा ही नहीं होती थी, मैं आगे पीछे होता था, अजीब सी बुलबुली फुलफुली झुलझुली मुरमुरी चुनचुनी कुलकुली कट कट कुल 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 होने लगता था दिल के अंदर, और धक 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 दिल दौड़ने लगता था, अजीब सा मीठा मीठा दर्द होता था, फुलफुली होने लगती थी। या इसको वही समझ सकता है जिसको पहली बार प्यार हुआ होगा। तो और मेरा दिल जो है ना अच्छा से फिर मैं गाना गाते हुए जाता था, देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना, तू कहाँ है मैं यहाँ हूँ, तू आजा 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 आजा। गाना खत्म भी नहीं हुआ था कि देखा दुनिया का 8वां अजूबा मेरे सामने खड़ा है, अनामिका अपने घर के सामने, और वो मुझे पास आने का इशारा कर रही थी। भाई साहब पूछो नहीं क्या हाल थे मेरे, मुंह में जबान नहीं, आंखों में रोशनी नहीं, कान में आवाज नहीं, और लगता था कि गांधी जी के तीनों बंदर मेरे अंदर चले गए और मैं चौथा बंदर बन के अनामिका के सामने पहुंच गया। वो अनामिका मुझे लगातार घूरे जा रही थी, मैं भी अनामिका को घूरे जा रहा था। उसने इशारा किया मुझे, मैंने देखा उसके हाथ में चिट्ठी थी, तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, उसने चुपके से वो चिट्ठी मेरे हाथ में रखी, वो हल्की से स्माइल दी, वो अंदर चले गए, और मैं भी, मुझे लगा मैं सपना देखा, लेकिन जैसे ही मैंने चिट्ठी देखी, ये सपना नहीं, ये तो हकीकत थी, और दिल से आवाज निकली, अब्बा खुदा! मैं ऐसा करना चाहता था, मैंने ऐसा किया नहीं, दिल में किया था। अगर सच में कहता ना तो मेरे मोहल्ले वाले मुझे मार के पागल समझते। सही बोल रहा हूँ। मैंने देखा चिट्ठी मेरे हाथ में है, फिर मैंने इधर उधर देखा, किसी ने मुझे चिट्ठी लेकर देखा तो नहीं। अरे देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ, किसे क्या पता चला होगा। मैं चिट्ठी को वहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन अंधेरा होने को था, पिताजी गुस्सा करेंगे, तो मैंने सोचा कि चिट्ठी को मैं घर पे जाके पढ़ूंगा, तो मैं सीधे घर जाने लगा। तो घर पे जाके चिट्ठी पढ़ने की जगह ढूंढने लगा। असली मुसीबत तो घर पे शुरू हुई थी। मैं भूल गया कि मैं संयुक्त परिवार में रहता हूं। उस दौर में परिवार बड़े घर छोटे होते थे। हाँ भाई, मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरी छोटी बहन और मैं, मेरे दादा दादी और बुआ, मेरे चाचा चाची और उनका बड़ा बेटा, मतलब मेरे बड़े भाई साहब, कुल मिला के 10 लोग थे। वो कमरे थे 4, 3 नीचे 1 ऊपर। तब चिट्ठी पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं, चिट्ठी पढ़ने का जुनून मेरे सर में सवार था। फिर मैंने तय किया कि चिट्ठी को मैं टॉयलेट में जाके पढ़ूंगा। अच्छा, उस दिन टॉयलेट जो होते थे ना, घर के बाहर बने होते थे। अंधेरा हो गया था, वो उस वक्त टॉयलेट में ज़्यादा रोशनी रखने का प्रचलन नहीं था, 0 वाट के बल्ब होते थे, वो भी कभी कभी फ्यूज होता था, तो हाथ की बनी चिमनी लेकर जाना पड़ता था। कहीं दीप चले कहीं दिल, और ये वाली फीलिंग आती थी भाई साहब, चिमनी लेकर जाने। और फिर हम चिट्ठी पढ़ रहे हैं, मान लो चिमनी से उसमें आग लग गई तो नहीं। तो हमने तय किया कि हम चिट्ठी को टॉयलेट में नहीं पढ़ेंगे। पर चिट्ठी तो हमें पढ़नी थी, सिर पे जुनून सवार था। चिट्ठी को पढ़े तो कैसे पढ़े? तो एक तो क्या था कि उस दौर में ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होने के चक्कर में भी आपकी पिटाई हो सकती थी। हाँ, शक में पिटाई हो जाती थी।
तो अपनी सुरक्षा तो बहुत जरूरी थी, और चिट्ठी की भी। तो हमने तय किया कि घर में चिट्ठी पढ़ने का प्रोग्राम कैंसिल, तो इसको स्कूल में पढ़ा जाएगा। तो हमने क्या किया कि चिट्ठी को सोचा कि अपनी पैंट की जेब में रख रख देते, क्योंकि कोई पैंट तो हमारी पहनेगा नहीं, कोई हमारी एज का कोई था भी नहीं, हमारा नाप भी किसी को नहीं आता था। तो हमने चिट्ठी को पैंट में रखा और पैंट जाके खूटी में टांग दी। लेकिन भाई साहब भूल गए, हमारी माँ रोज सुबह कपड़े धोती थी, उन्होंने गई आदत के मुताबिक खूटी से पैंट उतारी, धोने के लिए गई तो हाथ में उनकी चिट्ठी लग गई, और चिट्ठी देखती हुई फनफना गई और सीधे पिताजी के पास गई। सुनो जी, देखते हैं पिताजी को, स्कूल पढ़ने नहीं रिश्त फरमाने जाते हैं। पिताजी भी उठे, हाँ, और सीधे आए बोले भजा, एक लात दी मुझे। मैं सो रहा था, मैं भड़बड़ा था, पिताजी क्या हो गया? कहते नालायक, हमारी नींद हराम करके चैन की नींद सो रहा है, स्कूल में पढ़ना जाता है कि प्यार मोहब्बत करते। और पिताजी ने जो मारना शुरू किया, दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट। और मैं बैठा हुआ, पिताजी सुनिए मेरी गलती नहीं, पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, वो रास्ते में मुझे दिया, तुमने खोल के देखा उसमें क्या लिखा है। मैं बड़बड़ाया जा रहा था, तभी मिथुन का मतलब मेरे बड़े भाई आए, बोले आयुष ये क्या बोल रहा है? मैं तो ख्यालों में जूते खा रहा था पिताजी से, बोले मेरी धुलाई पेन की धुलाई दोनों की एक साथ। तो मैंने भैया से बोला जी भैया क्या बात है? बोले अरे चल दादी बुला याद तो करनी है। मैंने कहा हाँ भैया मैं बस आ रहा हूँ, आप रुकिए। हाँ मैंने सोचा नहीं ये चिट्ठी पैंट में रखना भी ठीक नहीं होगा, तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। पर दादी की पूजा में जाना था, तो मैं बाथरूम में गया और नहाने धोने की एक्टिंग करने लगा सिर्फ, और हाथ में पहुंच के सीधे पहुंच गया मंदिर में। और हमने मानो योग से आरती गाई और बनी मन भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से अनामिका ने हमें पहला प्रेम पत्र दिया है, पर अब बताओ हम तो पढ़े तो पढ़े कैसे, छुपाए कहाँ, बड़ी दिक्कत है। तभी भगवान की आवाज हमारे कानों में गूंजी, टंग, बेटा पत्र हमने दिलवाया है तो हमारे पास ही रख दो। ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। मैंने दादी के बाहर जाने का इंतजार किया, दादी जैसे ही बाहर गए दिया रखने तुलसी पे, मैंने पत्र निकाला जेब से और उनकी पोथी में छुपा दिया और बाहर आ गया। और भाई साहब चैन की सांस ली, घर गया, ऊपर पर खाना खाया मैंने और टहलने के बाद में सो गया। जैसे ही मैं सो गया तो सुबह अचानक दादी के चिल्लाने की आवाज आई और मैं उठा, क्या हुआ? दादी तो हमेशा पूजा करती थी, आज चिल्ला रही है। मैं घबरा गया, मुझे कुछ गड़बड़ है और मैं सीधे दादी के कमरे की तरफ दौड़ा। तो देखो दादी के बगल में मेरे दादाजी, मेरी माँ चाची खड़े थे और मेरी दादी मेरी माँ से बोले थी, देखो अपने लाल को है कितना बिगड़ गया है, स्कूल में स्कूल बना जाता है, पूरा ध्यान भ्रष्ट कर दिया उसने, हमारा पूरा पवित्र कर दिया मंदिर। मैंने कहा नहीं दादी मैंने कुछ नहीं किया। तब तक मेरे दादाजी आए, उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और दो चार मेरे पैरों में गई, और बोले हाँ खुदा अभी जमीन सूखे नहीं हो है और तुम्हें इसकी मोहब्बत सूझा हुआ है, और दो मारना शुरू किया। मेरी दादी ने भी उनसे लठड़ी छुड़ाई और मुझे पीटना शुरू कर दिया और मैंने दादी सुनो, दादी मेरी बात तो सुनो, दादी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात तो सुनो दादी, मैंने खोल के देखा भी नहीं। और दादी मेरी बोलती जा रही थी, हमारा पूरा ध्यान भ्रष्ट कर दिया है, तुमने हमारा पूरा कमरा पवित्र कर दिया, पता नहीं किसने दिया, कहाँ से लेके आई हो, तो प्रेम पत्र बताओ। मैं बस इतना ही बोल सकता था, दादी दादी मैंने कुछ नहीं किया, दादी मेरी बात तो सुनिए, दादी दादी मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, दादी मैंने खोल के देखा मैंने उसमें लिखा क्या है। तब तक मेरी छोटी बहन ने आके मुझे लाया, भैया ए भैया, मैंने कहा है, छोटी बहन बोली क्या हो गया, तू क्या बड़बड़ा रहा था? मैं कहा नहीं कुछ नहीं, मैं बड़बड़ा रहा था, नहीं मेरी तबीयत ठीक है, तू जा। बताओ मतलब मैं सपने में दादी से भी कुटाई खा रहा था। क्या ये इश्क कितनी बुरी चीज है, अजीब अजीब सा ख्याल देता है? हम बताओ, दादी की पोती में चिट्ठी रखने की सही जगह नहीं थी, क्योंकि जिस सपनों में हमारी कुटाई हो रही थी ना, हम उसको हकीकत में बदलना बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो अब क्या करें, एक आखिरी ऑप्शन बचा था। मैंने कहा मैं चिट्ठी को सीधे अपनी किताब में जाकर छुपा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, शक भी नहीं करेगा। मैं सीधे अपने स्टडी टेबल के पास गया,
छोटी वहीं बैठी थी बगल में और मुझे ही देख रही थी यूं। शैतान की नानी थी वो, दिख के छोटी थी, बहुत तेज थी। मैंने क्या है, मुझसे कहती तुझे क्या है, मैंने तू पढ़ाई कर, तब तू कर, कहता मैं तो कर रहा हूँ। पढ़ने की एक्टिंग करने लगा और वो उधर देखने लगी। तो मैं चिट्ठी को ढकने की कोशिश करता, बाबा मुड़ के देखती, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा छोटी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा छोटी तुम जा मेरे लिए पानी लेके आओ। छोटी मेरी बात को अनसुना कर रही थी मालूम, मतलब जानबूझ के कर रही थी या फिर पढ़ाई में इतनी खो गई थी कि मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी उसको। तो मैंने मौका देखा और चिट्ठी को निकाला तो चुपचाप से किताब के बीच में दबा दिया। जैसे ही दबाया छोटी मुड़ गई। तुम्हें क्या है, कह दिए तू अपने लिए पानी लेने जाना, मेरे लिए भी पानी ले आना। मेरे को इतनी तेज गुस्सा आई ना, मैं कुछ कहने करने की स्थिति में था नहीं। मैं अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ पानी। मैंने किताब मेज पे रखी, पानी लेने मैं चौकी में चला गया। माँ ने कुछ काम बताया, लौटे में थोड़ी देर हो गई। हाँ मैं आया, हाँ मैंने कर दिया, मैं आया। और जैसे ही मैं ऊपर आया तो देखा छोटी खड़ी है, मेरे चाचा शत्रुघ्न सिन्हा के बहुत बड़े फैन थे, वो भी खड़े थे, और मिथुन दा मतलब मेरे बड़े भाई खड़े थे। और छोटी की दोनों चोटियां आगे लटकी हुई ऐसे, गोल गोल गाल लाल हो रहे गुस्से में, और कमर मटका रही हूं। क्यों भैया, यही करने जाते हो स्कूल में, प्यार मोहब्बत इश्क? हम मेरे तो लाजवाब हो गया साहब, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। उनका छोटी मेरे चाचा, और चाचा मेरे पास में आए, खुदा उन्हें कान पकड़ा, घसीटते हुए मुझे पिताजी के पास में ले गए और पिताजी के सामने जाके खड़ा कर दिया। और फिर चाचा बोलते हैं भाई साहब देख रहे हैं लाट साहब को, बहू बेटियों वाले घर में प्रेम पत्र लेकर आ रहे हैं। अरे बाहर करे सो करे, लेकिन घर के अंदर नहीं होना चाहिए। और मेरे मिथुन दा बोले पिताजी सही बोल रहे हैं। बताओ, मैं कुछ पिताजी से पहले बोलता, उससे पहले पिताजी के हाथ में जूता आ गया था और पिताजी ने मुझे ताता मारना शुरू किया। और मैं पिताजी सुनिए, मैंने गलती करी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। पिताजी मैंने खोल के देखा उसमें क्या लिखा हुआ है, आप समझे मेरी बात पिताजी। तभी मेरी बुआ आई, उसने मुझे हिलाया, हर्षु ए हर्षु क्या हुआ बेटा? मैंने कहा बुआ आप? हाँ तो पानी पी ले। मेरी बेचारी बुआ मेरे लिए पानी लेके आई थी। मैंने पानी पिया, वो शैतान की नानी मेरी छोटी बहन वहीं बैठी मुझे घूर रही थी। मुझसे बोलती है क्या कर रहे थे तुम? मैं कुछ नहीं, मैं बाबड़ा कह रहे थे। मैं कुछ नहीं, मैं बस अपने मेरे स्कूल में डिबेट है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो अच्छा विषय क्या था? मैंने कहा मास्टर जी ने बताया नहीं, अभी बताएंगे तब हम कर लेंगे, हम बताएंगे तुमको। मैंने कितनी तेज थी ना वो, क्या बताऊँ आपको। मैंने उसको विषय की पढ़ी और मेरे दिमाग में चिट्ठी डिबेट कर रही थी। भाई साहब मेरी उधेड़ बुन बनती जा रही थी, मतलब मैं भनभना रहा था, करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। तो मतलब अभी कुछ देर पहले जो इश्क का भूत मेरे सर पे नाच नाच के गा रहा था, इश्क नचाए जिसको यार फिर वो नाचे बीच बाजार, वो अब थकने लगा था। रात गहराती जा रही थी, सब कुछ मेरे हाथ में छूटता जा रहा था। लिहाजा मैंने तय किया कि मैं उस किताब को लेके अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता हूँ। मैंने अपनी किताब ली और मैं पढ़ने की एक्टिंग करते हुए या कुछ लिखते हुए अपने बिस्तर पे आके लेट गया और मौका देख के पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मौका मिल नहीं रहा था मुझे। तो मैंने उस चिट्ठी को किताब में दबा के तकिए के नीचे छुपा दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन भाई साहब नींद कहाँ थी। यहाँ तो रह रह के अनामिका के ख्याल आ रहे थे, सपने देख रहा था। अनामिका की मोहब्बत मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी। मैं सोच रहा था अनामिका ने चिट्ठी में बात कहाँ से शुरू की होगी, उसने क्या लिखा होगा, हमें किस नाम से बुलाया होगा। हर्ष, हर्षु, हसू, पागल हुआ जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं उसकी चिट्ठी का जवाब कैसे दूंगा।
बस यही सब मैं सोच रहा था कि तभी मेरे बड़े भैया के पॉकेट ट्रांजिस्टर में एक गाना बजा। फूलों के रंग से दिल की कलम से मुझको लिखी रोज बाकी, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। गाना सुनते सुनते कब मेरी नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह उठा तो दादी के पूजा की घंटी की आवाज आ रही थी। अच्छा, दादी की पूजा की घंटी की आवाज है ना, हम लोग के लिए अलार्म का काम करती थी। उस वक्त मेरी दादी और मेरी माँ उठी थी, बाकी सब सो रहे थे। मैंने तुरंत तकिए के नीचे देखा, किताब सलामत थी। मैंने किताब को सीधे बस्ते में रखा और झटपट तैयार हुआ वो स्कूल जाने के लिए निकला। तभी देखा मेरी माँ सामने से आ गई और मेरी माँ बोली, अरे वाह मेरे लाल, आज तो बिना उठाए उठ गया तू, इतनी जल्दी में जा कर है। मैं कहा माँ, वो मास्टर जी ने मुझे बुलाया है, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे स्कूल जाना है, डिबेट की तैयारी करनी है। और मैं दौड़ते हुए घर के बाहर निकला। मैं बाहर निकला था, मेरे दादाजी अंदर आए थे, मैं दादाजी के पैर छुए और मैं दौड़ते हुए आगे गया तो सामने मुझे अनामिका का घर दिखाई दिया। दिल कर रहा था कि एक बार अनामिका दिख जाए तो मेरा दिल बन जाए, लेकिन अनामिका वहाँ थी नहीं। और मैं फिर चिट्ठी पढ़ना चाहता था और फुर्ती के अंदर स्कूल की तरफ दौड़ा और अपने दोस्त गोटू को लेना भूल गया, सीधे स्कूल गया। स्कूल पहुंचा और मैंने अपना बैग डेस्क पे रखा किताब निकालने के लिए। तभी घंटी बज गई प्रेयर की, तो मैंने चुपचाप से छोटा तार निकाला और बैग में लगा दिया ताकि कोई किताब निकाल ना सके और चिट्ठी मास्टर जी के हाथ लगे ना। क्योंकि एक बार बचपन में चिट्ठी के चक्कर में मास्टर जी ने पिताजी को बुला लिया था, तो स्कूल में बहुत पिटा था मैं। अब इतना बड़ा हो गया, अब पिटूंगा तो ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो खैर मैं प्रेयर करने गया और मैंने जय हिंद का नारा लगाया और प्रेयर करके वापस मैं क्लासरूम में आया। मैंने बैग का ताला खोला, बैग में से किताब निकाली और मैंने चिट्ठी निकाली ही थी, पीछे से गोटू आ गया। अरे तुम लोगों को छोड़ क्यों आ गया पागल? मैं गोटू भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, वो जरूरी काम से जा रहा हूँ, माँ ने मुझे भेजा है, वो मैं अभी आता तुझे बताता थोड़ी देर में। और मैं सीधे दौड़ता हुआ स्कूल की बाउंड्री के बाहर गया और एक सीधे कोने की तलाश करने लगा जहाँ मैं चिट्ठी सुकून से पढ़ सकूँ। मेरा दिल धड़ 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 कर रहा था। मैंने कपकपाते हाथों से चिट्ठी को बाहर निकाला। मेरे आंखों में अनामिका का क्या उतर आया था। मेरी वो हालत थी क्या बता नहीं सकता। मेरा रोम रोम अनामिका का हो चुका था। मैंने चिट्ठी निकाली और उसे सूंघा तो उसमें से आम की अचार और मसालों की खुशबू आ रही थी। मैंने एक फोल्ड खोला, दूसरा फोल्ड खोला, अनामिका का कचरा मेरे आंखों के सामने था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने थोड़ी कोशिश की, फिर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं, वो प्रिय लिखना चाहती कि प्रिंसिपल लिख दिया होगा। आई थिंक कोड वर्ड होता है ना कि अगर चिट्ठी किसी के हाथ में लग जाए तो कोड वर्ड में हमको प्रिंसिपल लिखा होगा। हम उसके दिल के प्रिंसिपल थे। तो हमने पढ़ना शुरू किया। टू द प्रिंसिपल, sir, respectfully I beg to say that I have some urgent work at my home, so I am unable to attend the class. Please grant me leave for 2 days. भाई साहब, जो प्यार का गुब्बारा हमारे अंदर चला था वो फुस करके फूट गया। सारे अरमा चिता पिता टूट गए। ये प्रेम पत्र नहीं, एक लीव एप्लीकेशन थी यार, जिसके लिए हम इतने जद्दोजहद की मतलब ख्यालों में अपने पिताजी और घरवालों से जूते खाए, और तभी हमारे दिल से निकल पड़ा। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के
जले मन तेरा भी किसके मिलन को, अनामिका तू भीतर से। तो भाई साहब किसी ने खूब कहा है, हल्की हल्की सी हंसी, साफ इशारा भी नहीं, जान भी ले गए और जान से मारा भी नहीं। तो ये था साहब हमारा पत्रों का हिसाब किताब जो आपको हमने आज सुनाया। तो मैं आपसे भी कहूँगा, जब आप लोग अपने घर जाओ ना, तो ज़रूर एक बार कोशिश करना, पुराने कोने में, किताबों में, अखबारों के ढेर में कहीं एक पत्र रखा हो सूखे गुलाबों के साथ में, या फिर कोई चिट्ठी टंगी हो पुराने कोट की जेब में लटक रही हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चिट्ठी आपने किसी के लिए लिखी थी या किसी ने आपके लिए लिखी थी। बस एक बार उसे निकाल के ये ज़रूर पढ़ लेना, कहीं उसमें ये तो नहीं लिखा सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। तो और एक गुजारिश है, प्लीज़ आप जरा याद करना, इन 15-20 सालों में आपने कब अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठी किसी अपने को भेजी हो? थैंक यू ऑडियंस। लेकिन मैं हर्ष को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। अपनी मेहनत लगातार 1 घंटे 20 मिनट, इस नाटक की ये पहली प्रस्तुति थी। निश्चित तौर पर आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ कम होंगी, आप लोगों के सुझाव उसमें आएंगे। और मैं इस नाटक के निर्देशक और लेखक संजय को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो अपनी बैक स्टेज टीम से भी रूबरू कराएं आप लोगों को। थैंक यू। एक छोटी सी कोशिश थी, अब कितना कामयाब हुआ मैं ये तो मुझे नहीं मालूम। हर्ष ने तो अपना 100% दे दिया। मैं अपनी टीम से भी मिलवाना चाहूँगा। बैक स्टेज में जो मुकेश जिज्ञासी लाइट पर थे और म्यूजिक कर रहे थे आदर्श शर्मा चिंटू, संकेत सेजवार, सैफ, दोनों लोग आ जाओ भाई। साथ में एलबीटी का पूरा स्टाफ, राजा, पहलादा और मेरे दादा बैठे हुए हैं यहाँ पे, उदय दा, जिनके बिना हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। उनकी मार्गदर्शन हमेशा रहता है और बंसीदा का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। और धन्यवाद दूंगा राजेश सर को, नीरू भाभी को, राम प्रकाश सर को, मुकेश सर को कि वो मेरे बुलावे पे यहाँ आए। और नीति वापस क्यों चली गई मुझे ये पता नहीं है। और मेरे टीम लीडर जिनके बिना शायद हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, आशीष भाई, उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आ जाइए। ये हमेशा पीछे रहते हैं, कभी आते नहीं हैं सामने, लेकिन ये हमारी बैकबोन है। और आप सबका धन्यवाद।